अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और फजील सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक बार फिर बात करेंगे बहरिया टाउन के मुतासिरीन के हवाले से कि बहरिया टाउन के मामले पे जो मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा था। नैब ने न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी जो बहरिया टाउन के मुतासिरीन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो मुतासिरीन है बहरिया टाउन है उनको भी तलब किया है ताकि मलिक रियाज के खिलाफ शवाहिद और सबूत जो है जमा किए जा सकें। इसके अलावा नोटिस के साथ साथ नैब की तरफ से अखबार में इश्तिहार भी शाया किया गया है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मलिक रियाज की तरफ से जो उनको प्लाट अलाट किए गए थे, जिसमें ना वो प्लाट दिए गए और ना ही उनका कोई मुतबादल लिया गया और ना ही रकम वापस की जा रही है। उस मामले में भी बात करेंगे और खास तौर पर इस मामले में एक और भी बात होगी कि एक और नैब ने तहकीकात का आगाज किया है बहरिया टाउन के खिलाफ। नई तहकीकात क्या है, कौन सा इलाका है और अब क्या करने जा रहे हैं, इस सारे मामले में बात करेंगे। फजील सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फजील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आप चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी है और मुसलसल जब से आपने बहरिया टाउन के साथ अटैच है, तो इसी तरह कई मुतासिरीन हैं जिनके साथ आप राब्ते में भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैब की तरफ से जो नोटिस भेजे गए थे मुतासिरीन को। कितने मुतासिरीन ने नैब से राब्ता किया है और कितने मुतासिरीन ने बयानात रिकॉर्ड करा लिए हैं और उसका क्या फायदा होगा, नैब क्या बताता है? शुक्रिया शाहिद भाई, आपने मुझे फिर मौका दिया। नेब के हवाले से बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। हमने काफ़ी अर्सा पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे उन्होंने बाय ईमेल अपनी कंप्लेंट्स जो थी वो लॉन्च की थी नेब के साथ, और जो हमारे कुछ दोस्त थे उन्होंने उसी बेसिस के ऊपर जो नेब की कराची की ऑफिस है कैंट में, वहाँ जाके फिजिकल एप्लीकेशन में दाखिल कराई थी अपने पूरे ग्रुप की सूरत में, यानी काफ़ी सारे लोग गए थे। तो नेब ने अब उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जितने भी जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, क्योंकि वो अपने खुद तो प्रेजेंट नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने ईमेल के ज़रिए से कंप्लेंट लॉन्च की थी और उनकी कंप्लेंट का अब रिस्पॉन्स आ चुका है। सबको कॉल अप नोटिस भेजे गए हैं। तकरीबन 125 से ज़्यादा के कॉल अप नोटिस सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भेजे गए हैं कि आप आइए, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जमा कराएँ, अपना एफिडेविट वगैरह जमा कराएँ, जो ज़रूरी होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट जेन्युइननेस है उसके बारे में होता है वो डिक्लेरेशन, वो जमा कराएँ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनको भी नोटिस मिले हैं उनमें से तकरीबन आधों ने अपनी खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए से, अपने किसी जानने वाले के ज़रिए से या अपने रिश्तेदारों के ज़रिए से या खुद मुझसे राब्ते में आकर, और हमारे जो कराची में हमारी जो टीम लीड हैं उनके ज़रिए से अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं। इसके साथ-साथ वो लोग जिन्होंने फिजिकल एप्लीकेशन जमा कराई थी नेब के अंदर या किसी और तरीके से नेब से राब्ता किया था, उनको भी कॉल अप नोटिस भेजे गए हैं, उनके पोस्टल एड्रेसेस के ऊपर उनको मिल रहे हैं। और उसके साथ-साथ जो भी लोग, अभी ज़रूरी नहीं है कि कॉल अप नोटिस मिले फिर सिर्फ वही जाएँ। जिसको भी बहरिया ने मुतासिर किया है, अंदाज़न 50,000 से ज़्यादा अफेक्टीज़ थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर था जो 2019 में मार्च में उन्होंने दिया था, उन्होंने खुद लिखा था कि 1,40,000 करीब ऐसे अलॉटीज़ हैं जिनको बहरिया ने मुतासिर किया है और उनको बहरिया ने अकोमोडेट करना था। तो हज़ारों की तादाद में अफेक्टीज़ हैं और वो खुद भी नेब से राब्ता कर रहे हैं, और बहुत आसानी के साथ वो नेब जा सकते हैं। नेब की जो कैंट में जो उनकी वेरिफिकेशन ब्रांच है वहाँ जाएँ, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके जाएँ। उसमें अपनी पीटीआई की जो स्टेटमेंट है, जो बहरिया बाय ईमेल भी प्रोवाइड कर देता है, वो है अपने जो फॉर्म वगैरह है जिसके ऊपर अलॉटमेंट ली थी, अलॉटमेंट लेटर है, वो, और अगर किसी ने अपना रिफंड अप्लाई कर दिया था तो उसकी अगर स्लिप वगैरह हो तो वो, यानी कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हों वो ले जाकर नेब की जो ऑफिस है वहाँ पे शनाख्ती कार्ड के ज़रिए साथ लगाकर आप जमा करा सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो तमाम इफेक्टिव इस तरह कर रहे हैं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक जैसा आपने पूछा कितने लोग अब तक जमा करा चुके होंगे, तो जो ओवरसीज़ हैं वो तकरीबन 50 के करीब जमा करा चुके हैं, और जो लोकल हैं मेरे ख्याल में वो 30 से 35 वो भी जमा करा चुके हैं। हमारा इरादा है कि हम कम से कम जो 100 हमारे साथी हैं, क्योंकि हमारे से कनेक्टेड जो भी लोग हैं हम सबको ये आगाही दे रहे हैं, और आपके वजह से मैं सबको, बाकी जो लोग मुझे सुन सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप फौरी तौर पे नेब की ऑफिस जाएँ, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएँ। बहुत ही आसान प्रोसीजर है जिसमें अभी एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है कि हम 100 से ज़्यादा लोग एक मज़ीद हफ्ते के अंदर जमा करवा लेंगे, तो नेब फिर इसमें बाउंड हो जाएगा कि वो इसके ऊपर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करे। बिल्कुल, ये एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था नैब की तरफ से, अखबार में इश्तिहार भी आया है। तो ये तमाम लोगों के लिए जिनको नैब ने नोटिस भेजा है या नहीं भेजा। अगर आप बहरिया टाउन के मुतासिरीन हैं तो दाऊद पोता रोड कैंट स्टेशन के करीब नैब का हेड ऑफिस है कराची का, तो आप जाकर जमा करा सकते हैं। अच्छा फजील भी, आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा-सा उस सिलसिले की तरफ जाएँगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। उस केस का अब तक क्या बना? लोग क्योंकि सवाल भी करते हैं, अक्सर आपको पता है कि मीडिया तो इस मामले में खबरें चलाता नहीं है।
चाहे ये वाले अगर पब्लिक नोटिस का भी मीडिया पर नशर हो जाता, तो शायद जिस तरह आप बता रहे हैं कि लाखों की तादाद में मुतासिरीन हैं, तो वाक़ई जाते, मुतासिरीन जो है वो एक्टिव होते हैं, लेकिन लोगों को पता है नहीं। तो अब ये जो केस है ख़ास तौर पर, उस केस का क्या बना? ये सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दाखिल किया था, लेकिन वो रजिस्ट्रार साहब ने उसके ऊपर अपने इतराज़ात लगा दिए थे। उसके अगेंस्ट में हमने नवंबर 2021 में अपनी सीएम अपील दाखिल की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको चीफ जस्टिस साहब ने मुकर्रर नहीं किया सुनने के लिए, और अब तक वो पेंडिंग थी। हम इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उसको लगाएंगे। इस ज़मीन में हमने 5 से ज़ायद अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन दाखिल की। हमारे वकील साहब बहुत ही नामवर और काबिल वकील साहब हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को खुद ना सुनना चाहे, वजूहत कोई भी हो सकती हैं, इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगाया नहीं। वकील साहब हमारे जो मोहम्मद हसीब जवाली साहब हैं, बहुत काबिल वकील हैं। तो अब हमें अब नई जो सुप्रीम कोर्ट की क़यादत आई है, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब, उनसे हमें उम्मीद है कि अब वो हमारी एप्लीकेशन को सुन लेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व्ड है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 200 अरब रुपए से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व्ड है। वो लोग जिनको एरिया ने ना एडजस्ट किया है लीगल एरिया के अंदर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ना ही वो कंपनसेशन दी है। कंपनसेशन मतलब सिर्फ अमाउंट वापस करना नहीं है, बल्कि अगर 10 साल एरिया ने लोगों का पैसा इस्तेमाल किया है, तो लोगों को अब अफराद ज़र के हिसाब से जो उनके पैसे में डिवैल्यूएशन हो गई, वो भी उसको वापस करनी चाहिए। अखलाक का तकाज़ा यही है और सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया है। तो उम्मीद है कि अब हमारी एप्लीकेशन लग जाएगी। अब आपसे भी ये दरख्वास्त है और सुनने वालों से भी कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात पहुँचाई जाए। बिल्कुल, चूँकि चीफ जस्टिस जो जैसे काज़ी फ़ैज़ी साहब हैं, उनकी तरफ से जिस तरह चीज़ें की जा रही हैं, उनकी तरफ से जो केसेज़ जल्द निपटाने के हवाले से एफ़िशिएंसी सामने आ रही है, तो उससे तासुर तो ये मिलता है कि जो पेंडिंग केसेज़ हैं, उनको भी देखा जाएगा, और जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं और एक अरसे से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको भी देखा जाएगा। और उसी में बहरिया टाउन का एक मुताज़िरीन का केस भी है, जिसमें लोग 2019 से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जस्टिस काज़ी फ़ैज़ी साहब, इस मामले को भी देखेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और दबंग चीफ जस्टिस हैं, तो उम्मीद है देखेंगे। अच्छा फजील भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि कराची में जो कराची में सुपर हाईवे पे ज़मीन है, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, जो आम लोग थे, जिनकी ज़मीनों के ऊपर मुबैना तौर पर कब्ज़ा हुआ। हज़ारों की तादाद में बहरिया टाउन ने ज़मीनों पर एकड़ पर कब्ज़े किए, और सरकारी ज़मीन भी उसमें शामिल थी। लेकिन अब नैब ज़राए की तरफ से एक और चीज़ बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि देह मोल जामशोरों के करीब है। ये जो ज़मीन है, नेशनल कीर्थर पार्क की ज़मीन थी, तकरीबन 1000 से ज़ायद एकड़ है, वो शामिल है। उसमें बहरिया टाउन के खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया गया है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि सरकारी ज़मीन थी, फिर प्राइवेट लोगों को जालसाज़ी के ज़रिए अलॉट की गई, प्राइवेट लोगों से फिर उन्हीं अशख़ास ने वापस खरीद ली बहरिया टाउन के लिए। तो ना सिर्फ डीसी जामशोरों, बल्कि दीगर जो सरकारी लोग इसमें मुलव्वस हैं, या फिर प्राइवेट हैं या बहरिया टाउन के, उनके खिलाफ जो है तहकीकात का आगाज़ होने जा रहा है। तो इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या वाक़ई जो नैब अब दोबारा से एक्टिव हुआ है, तो इस मामले में तहकीकात करेगा, और अगर वाक़ई ही जुर्म हुआ है, तो उस जुर्म को पकड़ेगा? जी, बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। ये तो काफ़ी अरसे से हमारी भी डिमांड थी कि नेब इसके अंदर अपना रोल अदा करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नेब को पाबंद किया था जब ये 87/58/2018 जो सीएमए नंबर है, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन अलॉट की थी 460 अरब के एवज़ बहरिया टाउन को, उसमें कुछ कंडीशन मुकर्रर की थी, जिसमें से एक तो यह था कि उसने अमाउंट जो है वो किस्तों में किस तरह अदा करना है। दूसरा ये कि उसने तमाम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अप्रूवल्स लेने हैं, लैंड इसके जैसे लेआउट प्लान का अप्रूवल है, एनओसी का अप्रूवल है, या बिल्डिंग कंट्रोल की जो बाकी चीज़ें होती हैं वो लेना है। इसके साथ-साथ उन्हें ये भी था कि किसी किस्म की और मज़ीद ज़मीन पे बहरिया कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, और अगर किसी भी कंडीशन की वायलेशन होती है तो नेब इसके ऊपर एक्शन लेगा, और जो रेफरेंस नेब ने दाखिल किया हुआ था उसको रोक लिया गया, तो वो दोबारा से उसको दाखिल कर देगा, सुप्रीम कोर्ट को भी उसका आगाही देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ज़मीन वो जो बहरिया को अलॉट नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ज़मीन पे बहरिया अब मज़ीद एनक्रोचमेंट कर रहा है। जितनी भी ज़मीन मलीर की है, ठीक है, जो मलीर की ज़मीन है सिर्फ वही बहरिया को अलॉट की गई, उससे बाहर कोई भी, ये सिंपल सी एक लिमिट बरकरार रख लें कि जो भी एमडीए की ज़मीन से बाहर की जो भी ज़मीन है, वो बहरिया टाउन के पास नहीं है, वो एनक्रोचमेंट है। उसमें देहमोल आती है, देहमोल कीर्थर नेशनल पार्क के एरिया में आ जाती है, यानी ये जामशोरों में दाखिल हो जाते हैं। एमडीए की ज़मीन के फ़ौरन पास जामशोरों है,
BTK-2 जो लॉन्च किया गया वो भी सारा का सारा जामशोरों के अंदर ही है, तकरीबन 30 किलोमीटर बहरिया से भी मजीद आगे। तो ये सारी ज़मीन एनक्रोच्ड है, ये गलत तरीके से प्राइवेट नाम पर ट्रांसफ़र करने के बाद फिर बहरिया के इख्तियार में दी गई है। ये सारी की सारी इलीगल है। जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपनी ज़मीन अपने पैसे गँवाएगा, क्योंकि सर इलीगल ज़मीन है। बिल्कुल, चूँकि एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो लोग पहले अगर इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ सिंध हाई कोर्ट में एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी और आप जानते भी हैं महमूद अख्तर नकवी साहब को। उन्होंने अदालत जी। में ये इंकशाफ किया था कि नेशनल कीर्थर पार्क की जो ज़मीन है, वो इसी तरह बहरिया टाउन जो है कब्ज़ा कर रहा है। उसमें चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अहमद लियाम शेख साहब, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था और अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में कहा था, आपने सुना भी हो कि 1 इंच ज़मीन भी नेशनल कीर्थर पार्क की किसी को अलॉट नहीं की जाएगी। अच्छा, चूँकि हम अगर बहरिया टाउन का नाम चलाते या खबर में देते, तो किसी टीवी चैनल पे ये खबर नहीं चलनी थी, तो हमने एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेके उस खबर को चलाया, बहरिया टाउन का नाम निकाल के, तो तमाम टीवी चैनल पे वो खबर रिपोर्ट भी हुई कि नेशनल कीर्थर पार्क की जो ज़मीन है वो किसी भी सोसाइटी को 1 इंच भी अलॉट नहीं की जाएगी। अच्छा, पहले तो ज़बानी इन्होंने कहा था चीफ सेक्रेटरी ने और एडवोकेट जनरल हैं यानी कि सिंध हुकूमत की तरफ से कि हमने किसी को ज़मीन अलॉट नहीं की। तो चीफ जस्टिस को फिर भी यकीन नहीं आया, उन्होंने कहा था कि देखें जो चीफ सेक्रेटरी आजकल है, वो अपना जो पर्सनल एफिडेविट है उसके ऊपर लिख के दे कि बहरिया टाउन को या किसी भी सोसाइटी को ज़मीन नहीं दी जा रही और जो एक अलॉट शुदा ज़मीन है जो नेशनल कीर्थर पार्क को अलॉट की गई है या उनकी पहले से मुख्तस शुदा ज़मीन है, वो वही की वही बरकरार है, उसका स्टेटस बरकरार है। तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो अगर कोई शख्स ये समझता है कि बहरिया टाउन जो 2 है उसमें या किसी तरीके से उनको जो है वो शायद फ़ायदा मिल जाएगा, इधर से ज़्यादा सस्ती ज़मीन मिल जाएगी, उनको प्लॉट मिल जाएगा, तो वो अपने पैसे जैसे आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ज़ाया करेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल फिर पकड़ में आएगा, ये जो दस्तावेज़ात अदालत में जमा हो चुकी हैं, ये तो किसी सूरत भी जो है वो साइड पे नहीं होंगी, इसको ना चुराया जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है। तो अब पकड़ में आ जाएगी अगर आज किसी ने जालसाज़ी करके आपको ज़मीन बेच दी, लेकिन वो ज़मीन सरकारी है और वो अलॉट किसी को हो नहीं सकती। तो इसलिए थोड़ा-सा एहतियात आप सबको करनी पड़ेगी। क्यों विज़िट हुई? बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये मैं इसमें एक नुक्ता इज़ाफ़ा करूँगा कि ये सिर्फ़ ना ये कि ये इल्लीगल ज़मीन है, जिसके ऊपर कल सरकारी इदारे जो हैं वो कार्रवाई करेंगे और अब ज़हन बिल्डर को तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो ज़मीन बेच चुका होगा, लोगों के पैसे उसके पास जा चुके हैं, वो कहेगा मेरे पास पैसे नहीं मैंने खर्च कर दिए, हालाँकि हमको पता होता है वो सारा का सारा करप्टिंग नज़र हो जाता है पैसा। तो जो लूज़ करने वाले होंगे, जिनका नुकसान होगा आम पब्लिक होगी, इस सूरत में कि वो ज़मीन इल्लीगल है। अगर कोई ये समझता है कि मैं बहरिया टाउन में जो इनकी इवन जो लीगल प्रॉपर्टी कह लें जो 16,796 एकड़ है, 896 एकड़ है, अगर उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो देखें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इज़ाफ़ा हो उसके अंदर। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे ऐसे भी हैं जिनका उस लैंड के अंदर है। अक्सर तो ऐसे हैं जिनको कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक़्त इंतहाई बददिल हैं, पाकिस्तान की तमाम प्रॉपर्टी मार्केट से, कि प्रॉपर्टी मार्केट में अक्सर उनके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है और दूसरा अगर कहीं पे उनको किस्मत से की चीज़ अच्छी भी मिल जाती है, तो अगर उसको डॉलर या गोल्ड या अफ़रात ज़र की कंपैरिज़न से देखा जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाती। इस वक़्त भी हुँ, तमाम जिनकी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी वो भी अपनी वैल्यू से आधे के ऊपर जितना उन्होंने पैसा लगाया था इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, उनकी अमाउंट इस वक़्त आधी है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना इसमें नुकसान कर चुके हैं, सही जगह पे लगाने के बावजूद भी। तो ओवरसीज़ हुँ, पाकिस्तानी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें, ये देख लें कि वो एक तो लीगल भी हो, दूसरा प्रॉफिटेबल भी हो। अदरवाइज़ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। पाकिस्तान को में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पे अक्सर तो फ्रॉड होता है, दूसरा फिर वो अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाती। अच्छा, मैं सर आपका थोड़ा-सा टाइम और लेना चाहूँगा ये बताने के लिए कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उन्होंने बहरिया के नक्शे-कदम पे चलते हुए मलिक रियाज साहब के नक्शे-कदम पे चलते हुए अपने बेशुमार प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिन प्रोजेक्ट्स की कोई अप्रूवल नहीं ली गई, कोई एनओसी नहीं ली गई। उसमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स 90% मशरूम प्रोजेक्ट्स थे, जिनका मतलब है कि उनका मकसद सिर्फ़ लोगों से पैसा बटोरना था। तो अब नेब ने उन लोगों को भी इनवाइट किया है कि जिन प्राइवेट बिल्डर्स ने बहरिया टाउन कराची के एक तो बहरिया ने खुद फ्रॉड किया, जो बहरिया टाउन कराची जी, में प्राइवेट बिल्डर्स हैं, उन्होंने अलग फ्रॉड किया। उन्होंने जो फ्रॉड बहरिया के मुतासिरीन थे, उनको फिर मर्जिंग के नाम पे अपने पास बुलाया और उनको मज़ीद लूट लिया। तो जो प्राइवेट बिल्डर्स के मुतासिरीन हैं, यानी प्राइवेट बिल्डर ने आपको प्रॉपर्टी बेची, लेकिन अब वो आपको टाइम पर डिलीवर नहीं कर रहा या वो खुद गायब हो गया है, अधूरा छोड़ दिया प्रोजेक्ट या आपको रकम वापस नहीं कर रहा था। इन सब प्राइवेट बिल्डर्स के खिलाफ भी अफेक्टीज़ जाके नए में एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। तो मेरी सबसे ये दरख्वास्त होगी, जो अब इंतज़ार ना करें कि ये प्राइवेट बिल्डर आपको कुछ बना के देगा, ये नहीं बना के देंगे। ये भी फ्रॉड ही कर रहे हैं। इन्होंने बहुत पैसा बनाया प्रॉपर्टी के अंदर। बेहतर है कि आप इफेक्टिव प्राइवेट बिल्डर्स को जो भी वो भी जाएँ नैब के अंदर और जितनी एप्लीकेशन हो सकती है जमा कराएँ।
अगर आपकी एप्लीकेशन 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज जमा होगी उस प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ भी या उस डीलर की प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी, तो नेब उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ये ज़बरदस्त बात की, क्योंकि बहुत सारे चूँकि बहरिया टाउन ने ज़मीन लेके छोड़ दी, उसके बाद प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले कर दी। अब ना सिर्फ वो लोगों को चूना लगा रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए बटोर रहे हैं और लोगों की दाद रसी नहीं हो रही। तो ये अच्छा पॉइंट आपने बताया कि यही हमारी गुज़ारिश है कि जो लोग प्राइवेट बिल्डर्स के भी मुतासिर हैं, तो वो भी नैब के पास जाएँ और अपनी जो दरख़्वास्त है, अपनी जो शिकायत है, उनके पास जाके जमा कराएँ। उम्मीद है कि नैब जो है दाद रसी करेगा। नैब में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और ना सिर्फ खबरों की हद तक बल्कि हकीकतन भी हम देख रहे हैं बड़ी तब्दीली आई है और आने वाले दिनों में आपको जो वो शहरी मुतासिर चाहे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान में, उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। सर, आपने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्तों से सबसे गुज़ारिश है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, चाहे फ़ेसबुक पे हों या आप यूट्यूब पे हों, ताकि लोग देखें और उस पर अमल करें और इस तरह के जो माफियाज़ हैं, उनको लगाम दी जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।